नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप सबके लिए हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कुछ प्रीवियस पेपर को एनालिसिस किया था, प्रीवियस पेपर्स को देखा था केमिस्ट्री के, तो मैंने उसमें यही देखा था कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, को केमिस्ट्री को थोड़ा कम समझ पाते हैं या बहुत अच्छी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, बस वो आज की क्लास अटेंड कर ले और शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लास्ट में यही समझेंगे कि अब मेरे लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना केवल आपके लिए बल्कि केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। आपको याद भी होगा कि मेरा जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे आप सबको मैंने बताया भी था, इसके पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास आपको मैं दिया भी हूँ। आज जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ उस बात को थोड़ा समझिएगा। है तो मेन ही, है तो बीच का ही, ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि हमारे सबके पास केमिस्ट्री को समझ उतनी नहीं रहती है। केमिस्ट्री से हम सब लोग दूर भागते रहते हैं। उसकी कहीं ना कहीं एक वजह यह होती है छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। उन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आपका ऐसा होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको हम बता दे रहे हैं कि हम आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम सभी लोग नाम दें तो इसे हिंदी में नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री का, और हमारा जो चैप्टर है स्पेशली याद रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रियलिटी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड का काम आपको अगर पता चलेगा तो आप ये बता पाएंगे कि अगर पूरी केमिस्ट्री आपको समझनी है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं, एक मैं तरीका आपको दे रहा हूं, और आप उस तरीके को थोड़ा समझिएगा। जिनको केमिस्ट्री सीखना है उनको ये सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखेंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को भी आप याद रखेंगे। जैसे इसको मैं बताने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को ही बताऊं, अगर आपको पता हो तो वो ये चीज होती है कि जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, एटम की बात करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, परमाणु, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एटम। अगर एटम की हम पूरे बहुत अच्छे से जानकारी लें तो हम सभी लोग देखते भी होंगे जब किसी भी एटम को दिखाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक नंबर लिखी जाती है जिसे हम सभी लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और उसके नीचे भी एक नंबर लिखी जाती है जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और मैं आपको और जानकारी दूं तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु भार होता है, वो कहीं न कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। और उसी जगह पे जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो नंबर आपका क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम सभी लोग ए से दिखाते हैं, और उसी जगह पे ये एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जिसे आप जेड से दिखाते हैं। तो अगर हम सभी लोग इस फॉर्मूले से देखें तो n बराबर लिख सकते हैं परमाणु भार माइनस प्रोटॉन का नंबर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, अगर मुझे कहीं पर नाइट्रोजन मिल रहा है तो आप देखेंगे 7 नाइट्रोजन 14 ऐसा मिलेगा। तो ये जो 7 होता है, ये 7 आप बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर कितना है, 7। यही जो 7 नंबर है, यही नंबर इलेक्ट्रॉन का है, यही नंबर किसका होता है, प्रोटॉन का होता है किसी एटम में। और उसी जगह पे अगर हम 14 की बात करें तो 14 क्या है, एटॉमिक मास है, और ये जो 14 है ये नंबर होता है प्रोटॉन का और किसका होता है, न्यूट्रॉन का।
मुझे पता चला कि प्रोटॉन कितना है 7 है, तो मैं बड़े आराम से न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं। किससे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन घटा दीजिए, ये 14 माइनस क्या होगा 7, ये बराबर कितना हो जाएगा 7। वैसे जानने का सबसे अच्छा जरिया है कि भाई जब हम कभी भी इस तरह से हम कहीं पर भी देखने को मिले मुझे एटम रहे, एटॉमिक मास रहे, एटॉमिक नंबर, तो याद रखिए ये जो नंबर होगा यही इलेक्ट्रॉन होगा, यही प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंट होगा, इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा आइडिया दिया हूं कि आखिर हम किसी एटम में कैसे जानेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। अब आते हैं कुछ छोटी छोटी बातों को और जान लेते हैं। जैसे हमको पता है कि भाई हमारा जो एटम होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट को हम सभी लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पार्ट। एक पार्ट को अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियर पार्ट, या इसी को नाभिकीय भाग कहा जाता है। कौन सा भाग कहा जाता है? नाभिकीय भाग। ये ऐसा पार्ट होता है एटम का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बात थोड़ा समझिएगा, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। मुझे पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0, और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस। ये दोनों 0 में प्लस जोड़ोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? प्लस। कुल मिला के कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर पार्ट होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे धन आवेश होता है। इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि न्यूक्लियर पार्ट पे क्या रहेगा? धन आवेश रहेगा। उसी जगह एटम का जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा मतलब न्यूक्लियर पार्ट का एक्स्ट्रा, बाहर का पार्ट। तो इसे हम बाहरी नाभिकीय क्षेत्र कह सकते हैं, या नाभिक के बाहर का क्षेत्र कह सकते हैं। बाह्य क्षेत्र होता है ये, और इस पार्ट में आपको बता रहा हूं केवल एक शख्स रहता है, और वो नाम है कौन? इलेक्ट्रॉन। और दुनिया को नहीं, मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है भाई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो ये जो पार्ट होता है इस पे क्या रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है? निगेटिव चार्ज, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट किए हैं और बता क्या रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों के मन में जो जो छोटी छोटी कंफ्यूजन है वो मैं एकदम से दूर कर दूं, क्योंकि ये चीजें जब एकदम से दूर हो जाएंगी तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब समझिए, जैसे कोई एटम है तो उसका एक पार्ट होता है जिसे आप सब लोग कहते हैं पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका बाहर, न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट होता है वो निगेटिव पार्ट होता है, जिसे हम सभी लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, और ये क्या रहता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। अब आप थोड़ा समझिएगा हमारे क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांटना। हमारी जानकारी के हिसाब से हमें पता है कि नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं रहती हैं, बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। जो न्यूक्लियस है इनकी चारों तरफ बहुत सारी क्लासेस होती हैं। आपको मैं बता दूं, क्लासेस को एक नाम और दिया जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। कुछ छोटे छोटे नाम हैं, आप याद रखिएगा। क्लासेस को एक नाम और दिया जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट को एक नाम और दे सकते हैं सेल। तो ये क्लासेस कहा जाए, ऑर्बिट कहा जाए या सेल कहा जाए, ये तीनों की तीनों एक ही बात होती है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक बात और आती है जिसमें सब क्लास बोला जाता है या ऑर्बिटल बोला जाता है, और यहाँ यह सब सेल बोला जाता है। ये तीन बात भी एक होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं पे क्लासेस बोला जाए, ऑर्बिट बोला जाए, सेल बोला जाए तो समझ लीजिएगा एक ही बात कही जा रही है। कहीं पे सब क्लास, ऑर्बिटल और सब सेल बोला जाए तो एक ही बात कही जा रही है। हाँ, इसका रेंज और इसका रोल अलग अलग है, इन दोनों में डिफरेंट है। आप इस बात को याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर है। अब मैं उस चीज को भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए अंतर क्या होता है, मैं उस बात को बता रहा हूं। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक कोई क्या है, व्यक्ति है। वो एक रूम में बैठा हुआ है, एक रूम में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रूम किसी न किसी सिटी में, टाउन में, गांव में होगा जरूर।
तो मान लीजिए ये गांव है और उस गांव का नाम मान लीजिए कोई ए है, इस गांव का नाम क्या है, ए है। इससे कोई एक दूसरा व्यक्ति है, कोई एक दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति अभी कहीं और है और वो व्यक्ति जो है इनसे मिलना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, इनकी और इनकी फोन से बात होती है। तो ये रास्ता बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे चले आइए। मान लीजिए ये चलते 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 चले आए, तो ये बात भी करते रहेंगे क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता है, बात भी करते रहेंगे, हाँ यहां पहुंच गए, अपनी लोकेशन बताते रहेंगे, अब मैं यहां पहुंच गया हूं, ये बताते रहेंगे, अब ऐसे आइए, ऐसे आइए ना, ऐसा करेंगे। जब इसके गांव में आ जाएगा तो ये आदमी खुद कहेगा भैया अब हमारे आप गांव में आ गए हैं। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं क्या गांव में यहां पर ये आदमी मिलेगा, क्या यहां पर मिलेगा, क्या यहां पर मिलेगा, नहीं। लेकिन इसका गांव स्टार्ट हो गया है, आप कह सकते हैं इस व्यक्ति के रेडार में या इस व्यक्ति के रेंज में आप आ चुके हैं, ये आ चुका है। आप देखेंगे गांव के हर कोने पे ये व्यक्ति थोड़ी मिल पाएगा, नहीं, फिर इसको फिर रास्ता बताएगा कि आप इस रास्ते से होते होते यहां आ जाइए। ये जब कमरे के अंदर जाएगा तब ये व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी, इस व्यक्ति से। तो आप जरा देखो, दो बातें यहां पे हैं, इस व्यक्ति के रेंज में आना एक बात है और इस व्यक्ति तक पहुंचना यह दूसरी बात है। बिल्कुल वैसे समझिएगा, इन्हें आप मानेंगे इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये रेंज में अगर जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो उनकी ऑर्बिटल में चले गए, वो उनकी कहां चले गए, ऑर्बिटल में, या उनकी कहां चले गए, क्लास में, या हम कह सकते हैं कहां चले जाते हैं, सेल में। समझिएगा, रेंज वाला शब्द जो है वो उनका जो एरिया जहां से स्टार्ट हो जाता है, वो एरिया जो होता है वही एरिया बताता है क्लास, ऑर्बिटल, सेल। बट वो एग्जैक्ट मिलता कहां पे है, जहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो ये रूम है, ये एक कमरा है जहां पे उसके मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इस जगह पे वो मिलेगा, तो जहां 100% वो प्रेजेंट रहेगा, इस वाले को हम सभी लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल, या इसी को कहते हैं सबसेल, या इसी को कहते हैं सब क्लास। मैं आपको बता दूं आज की क्लास में छोटे छोटे डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूं। आज की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लास आप ले लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होती है, सर ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जरा समझिए, ये व्यक्ति था, जैसे ही गांव में प्रवेश किया इसने मैसेज किया कि भाई आप अब मेरे क्षेत्र में आ गए हैं, आप मेरे एरिया में आ गए हैं, आप मेरे करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे तक नहीं पहुंचे। मेरे क्षेत्र में आना अलग बात है, मेरे तक पहुंचना अलग बात है। बिल्कुल वही बात है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्षेत्र में पहुंचा है, रेंज में पहुंचा है, वो रेंज, वो क्षेत्र होता है कौन, ऑर्बिटल, या क्या होता है, क्लासेस, या क्या होता है, सेल। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली जिस जगह पे जाना है, अगर वो वहां पहुंच गया तो समझिए वो ऑर्बिटल है, सब सेल है, या सब क्लास है। तो आपको मैं बताऊं बहुत पॉपुलर नाम क्या है इसमें, क्लासेस या ऑर्बिट या सेल, तीनों नाम पॉपुलर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जिसमें हमें भरोसा रहेगा, हाँ वहां पे ये चीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ऑर्बिटल होता है। आपको मैं समझाना चाहा, आपको समझा दिया। ये रेंज बताता है और ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं क्या बता रहा था कि नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी क्लासेस होती हैं। क्या वर्ड यूज किया, क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसी रेंज में ये आदमी है, लेकिन कहां पे है, ये उसकी लोकेशन है। जहां पे है वो लोकेशन बताएगा ऑर्बिटल, और जहां उसकी रेंज है, जहां वो एरिया है उसका, वो क्लास बताएगा। वही चीज आपको बताएगा नाभिक के चारों तरफ इनफाइनाइट संख्या में क्या है, अनंत संख्या में क्लासेस है, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं क्लासेस में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉन को बांटने का मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन को इन क्लासेस में क्या करना है, बांटना है। इन कक्षाओं में क्या करना है,
बांटना है। बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े, अपना अपना तर्क दिए, अपना अपना विचार दिए कि आप इस विचार से इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को बांटिए। जैसे घर में भी अगर बंटवारा होता है तो हम सभी लोग रिश्तेदार या नात रिश्तेदार जिसको मेन होता है उसको बुलाते हैं, वो अपना विचार बताता है कि आपसी सामंजस्य बना रहे, इस तरह से बांट लीजिए। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, समय समय पे अपनी बातों को रखा कि आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बांटिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करिए। कुछ का सही माना गया, कुछ का समर्थन मिला, कुछ को तुरंत कैंसिल कर दिया, कैसे नहीं बंटवारा होगा। तो बिल्कुल वही चीज यहां पे है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लासेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें वही बांटने की प्रक्रिया को सीखना है, हमें वही कॉन्फ़िगरेट करने की प्रक्रिया को सीखना है कि कैसे बांटा गया था। और आइए हम मन लगा के उसको सीखते हैं और अच्छे से जानते हैं। ये जो छोटी छोटी बातों को मैंने बताया है ये केवल तो केवल बेसिक है और इन्हें आप अच्छे से समझिए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं आप उस बात को थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आपको पता होगा और जानकारी में भी ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है, हम सभी लोगों को इलेक्ट्रॉन को बांटना है। तो इलेक्ट्रॉन को बांटने का क्या होता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, अगर आपको याद हो, बोरबरी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बोरबरी। बोरबरी का एक रूल था, समझिएगा। बोरबरी का केवल एक नियम बताऊंगा, चूंकि मैं ट्रिक बता रहा हूं तो दिक्कतें नहीं आए, ट्रिक से समझिएगा। एक साइंटिस्ट था बोरबरी। आपको मैं बता दूं इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, आप सभी लोग ध्यान, बोरबरी अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या बताया था कि मैक्सिमम, एक ही प्रिंसिपल लिखो बस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन क्लास इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसी भी क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर। मतलब n अगर हम देखें तो ये n क्या होती है, क्लास होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट क्लास में, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n बराबर आप 1 करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू। मतलब पहली क्लास में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 1 या 0। मैक्सिमम लेकिन 2 रह सकता है, 2 से ज्यादा कतई बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी चीज सेकंड क्लास में क्या होगा, आप देखिएगा। सेकंड क्लास की अगर बात करेंगे तो आप बोल सकते n इज इक्वल 2 रखो आप, तो मैक्स इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितना पाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, 8। मतलब सेकंड क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। मिनिमम क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 0 भी, 1 भी, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप थर्ड क्लास की अगर आप बात करेंगे, थर्ड क्लास, ये क्लास एक नंबर की है बट यहां थर्ड क्लास दूसरी चीज बता रहा है, ये n बराबर 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो 2 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम इतना होगा। फोर्थ क्लास की अगर बात किया जाए तो फोर्थ क्लास में n बराबर 4 रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 2 का और 4 का स्क्वायर, ये टोटल आपका 32 हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। ऐसे फिफ्थ क्लास का हम निकाल सकते हैं, n बराबर 5 करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए, 2 का और 5 का स्क्वायर, 50 25 दूनी 50 हो जाएगा। आपको किसी भी क्लास का पूछा जाए आप बता सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इस बात को बताया किस साइंटिस्ट ने, बोरबरी ने, ठीक है। और जब इस बात को बताए तो हम इलेक्ट्रॉन को बांटना चालू कर दिए, इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करना चालू कर दिए। जैसे पहला आपका था हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 1 ही पाया गया। क्यों, पहले में 2 मैक्सिमम रह सकता है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, 1 आ गया, कोई डाउट नहीं। हीलियम जब आया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 था। आप बताइए यहां पर कितना रख दिया गया, 2 रख दिया गया। लिथियम जब आया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 3, तो यहां कर दिया गया, पहले में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 मत करो, 2 से ज्यादा नहीं फर्स्ट में। सेकंड में चला गया, अब सेकंड में 8 तक जा सकता था,
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नियॉन का देख लो 10 होता है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सोडियम की बात किया जाए 11 इनके पास होता है तो 2, अब सेकंड में 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो सेकंड में 8 हुआ, फिर 1 बचा है, देख लो यही हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन बांटने थे, पहले में 2 दिया, दूसरे में 8 दिया, तीसरे में 1 दिया, समझते जाइएगा आप। 17 ये Cl क्लोरीन का होता है, आप क्या करेंगे, पहले में 2 देंगे, फिर 8 देंगे, अब फिर क्या देंगे 7, 18 देख लीजिएगा, आर्गन को कहते हैं, ठीक है, आर्गन को आवारा भी कहा जाता है। तो ये 2 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझते जाइएगा। जैसे ही 19 आया 2 8 9 होना चाहिए इस बोरबरी मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोरबरी ये कहता है तीसरे में मैक्सिमम 18 होगा, तो तीसरा ही है, तो 18 से कम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ 9 आया, यहीं पे वो गलत हो गया, यहीं पे वो रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग किसी न किसी के द्वारा किया गया होगा, रॉन्ग कोई ना कोई किया होगा, किसी ने बताया होगा कि ऐसा नहीं होगा, उसने भी अपना बताया होगा, उसने ये बताया था, जिसने इसको गलत साबित किया उसने ये बताया कि इसका 2 8 8 1 होता है। देखो ये जैसे गलत हुए ना, बोरबरी बड़े चालाक थे, उन्होंने तुरंत नियम दे दिया कि भाई लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होगा, एक फिर से सेकंड नियम बता दिए कि लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होगा। अब लो 8 से ज्यादा नहीं होगा तो एक काम करो, यहां 9 हो रहा था तो 8 ले लो, बचा 1 अगले में दे दो, इतना समझ में। मतलब जिन्होंने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस तरह से बांटना है यहां पे पोटेशियम में, आपके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, ये गलत है, ये सही है। तो बोरबरी भाई देखिए कोई बात बताए हैं तो अपनी बात गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कभी मेरा नियम अधूरा है, पूरा तो पढ़ लो। अधूरा, और उन्होंने दूसरा एक लाइन जोड़ दी, एक जगह गलत हुए तो एक नियम बना दिए, क्या बना दिए कि आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 निकाल लो, 1 चला गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम 20 का भी कर लिए, कैल्शियम का भी कर लिए, तो 2 8 8 2 कर लिए, चलो यहां तक ये दूसरा नियम सही हुआ। लेकिन जब बात आई 21 स्कैंडियम की, तो इनके हिसाब से आप भी करेंगे हम भी करेंगे तो ऐसा करना चाहिए। फिर से एक साइंटिस्ट आके इनका विरोध कर दिया कि भाई साहब ये गलत है, इसका होगा 2 8 9 2। लो इनको गलत साबित किया गया, और यहां पे क्या कह रहे हैं ये होगा, ये गलत है, ये होगा। तो बोरबरी फिर से सोचे कि जुगाड़ लगाया जाए, एक नियम फिर से बना दो। तो नियम बनाने की कोशिश किए कि 21 से जब आप करोगे, ठीक है, तो बाहर रहेगा 2 और अंदर 18 होना चालू होगा, जब तक मतलब तब तक भरेगा तब तक कि 18 ना हो जाए। इसीलिए ये 8 देखो 2 से ज्यादा हो रहा था, 1 ज्यादा हुआ, 1 को यहां दे दिए, 9 हुआ, अब ये 9 से सिलसिला बढ़ेगा 18 तक जाएगा। तो अब आप बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक बार गलती करूं, पकड़ा जाऊं, और हम गलती को जो है थोड़ा सा सुधार दें, भाई साहब ऐसे कर लो, फिर कुछ पल के बाद, कुछ दिन बीता ही नहीं, फिर से गलती पाऊं, और उसके बाद फिर से मैं कोई बहाना बताना चलूं, भाई साहब ऐसा कर लो, तो किसी भी गलती को एक बार टरकाया जा सकता है, बार बार नहीं। तो इनमें बहुत सारी कमियां थी, ये जहां जहां भी गलत होते थे तुरंत एक नियम बना देते थे, जहां भी गलत होते तुरंत एक नियम बनाए। तो लोगों ने सोचा ये ऐसा नहीं चलेगा, हम सभी लोग एक ऐसा नियम बनाए जिससे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। थोड़ा बहुत गलती हो तो चलता है, लेकिन गलती पे नियम बनाना ये गलत बात है। तो इसलिए हम सभी लोगों का प्रयास था कि हम सभी लोग एक ऐसा तरीका ढूंढे, एक ऐसा जरिया ढूंढे जिससे हम इलेक्ट्रॉनों को इजीली क्या कर सके, बांट सके, इजीली बांट सके, कोई कमी ना हो। और ऐसे में एक प्रिंसिपल आया जिसका नाम दिया गया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। यहां पे मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, भाई साहब यहां गलत हुए तो यहां इन्होंने एक नियम दिया, यहां गलत हुए यहां इन्होंने एक नियम दिया, इनकी तो ये परंपरा बन गई थी, जहां ये गलत होंगे वहां एक नियम दे देंगे। लो बांटना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बंटवारा आपको इलेक्ट्रॉनों को करना है, तो कई नियमों का पालन करिए। इससे अच्छा है, सोचा गया एक नियम ऐसा बनाओ जिससे इलेक्ट्रॉनों को बांट लो, उनमें से आया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल।
उसको समझिएगा और मैं उस चीज को समझाना चाह रहा हूं और आप अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं और आप बहुत अच्छे से समझेंगे। वो आपके पास कौन सा प्रिंसिपल आया? अहवाव प्रिंसिपल आया है। अहवाव प्रिंसिपल, देखिए इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया उसको छोड़ दो। इस प्रिंसिपल के जरिए से आपने ऑर्बिट के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया या सेल के बारे में बताया, बट हमारा जो अहवाव प्रिंसिपल है ये ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है? ऑर्बिटल को। मुझे पता है कि ये है ऑर्बिट, ये क्या है? ऑर्बिट। इसका कोई स्पेशल कोना क्या होगा? ऑर्बिटल। क्या चीज होगा? क्या चीज होगा? ऑर्बिटल। आइए हम अहवाव प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया है कि बोरबरी मॉडल में बहुत सारा क्या आया था? कमी आई थी। अकॉर्डिंग टू बोरबरी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी कमियां आई थी। जहां भी कमी हो रही थी, जहां भी गलतियां हो रही थी, एक नियम तैयार रहता था। तो इन सारी कमियों से सोचा गया है कि क्यों ना हम एक ऐसा कोई तरीका ढूंढें जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें और हमें बहुत सारे नियम को ही पढ़ना ना पड़े। उनमें से एक तरीका आया था अहवाव प्रिंसिपल। आइए हम एक बार उसकी तरफ समझते हैं कि अहवाव प्रिंसिपल होता क्या है। एबी प्रिंसिपल, देखिए रियल में क्या होता है कि हमारा सबका जो बोरबरी मॉडल होता है, जो आपने बोरबरी पढ़ा था, अगर हम उस से देखें तो इस प्रिंसिपल से आप क्लास के बारे में जानते हैं या ऑर्बिट के बारे में जानते हैं या आप कह सकते हैं सेल के बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल आपके पास मिलेगा, इस प्रिंसिपल से आप ऑर्बिटल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं इस प्रिंसिपल में जो ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं उनका कुछ अपना नाम भी है, जो एस पी डी एफ जी एच आई करके हैं। आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट हमको जी एच आई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी जरूरत भर का काम एस पी डी एफ ही कर जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्लास के लिए पढ़ा था कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, क्लास के लिए मैंने पढ़ा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए कि हम जब ऑर्बिटल के लिए रूल बनाएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन याद करने का एक सिंपल तरीका है, यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। आप 4 जोड़ दीजिए 6, मतलब आप 4 जोड़ेंगे। डी में भी आप देखेंगे तो यहां से जब चलेंगे तो 4 जोड़िए 10 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िए यहां 14 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िए यहां आप देखिए 18 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहां 22 पाएंगे, 4 जोड़ दीजिएगा। ऐसे ही आप 4 जोड़ दीजिएगा 26 पा जाएंगे। मतलब हर सभी लोगों को अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यस में बताना है 2, पी में बताना है तो 6, डी में बताना है तो 10, एफ में बताना है तो 14, जी में बताना है तो 18। हमको जी एच आई तक पता नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, समझिएगा। तो ये चीज याद हो गया होगा। हाँ, अब जो मैं बताने चल रहा हूं उसे भी समझिए। जैसे हमें अभी पता था, इसके पहले भी बात मैंने बताया भी था कि जैसे ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये पहली क्लास है तो n बराबर 1 रखेंगे। दूसरी क्लास है तो n बराबर क्या रखेंगे 2, तीसरी क्लास है तो n बराबर क्या रखेंगे 3, चौथी क्लास है n बराबर क्या रखेंगे 4, पांचवी क्लास है तो n बराबर क्या रखेंगे 5। ऐसे इनफाइनाइट क्लासेस रहेंगी। पहली क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, सॉरी पहली क्लास में, बहुत बड़ी गलती, पहली क्लास में 2, दूसरी क्लास में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50। ऐसा नियम था क्लास का, वहां से आप पढ़े थे, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉलो करिए कि भाई कह रहा है पहली में 2 रहेगा, तो आपको पता है कि भाई ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल, अभी मैं बताया था ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल होता है। तो पहली में कितना है 2 है, तो 2 के लिए पर्याप्त ऑर्बिटल कौन है, यस, यानी पहले में केवल यस की जरूरत है, उसके अलावा किसी के नहीं। दूसरे में आप देखिए यस और पी, क्योंकि 8 चाहिए तो 2 यस का और 6 पी का, तो टोटल क्या होगा यस और पी परमिट है। तीसरे में
यस पी डी को परमिशन मिली हुई है, थोड़ा समझिएगा क्योंकि 18 चाहिए। चौथे में यस पी डी एफ को परमिशन मिली है। पांचवें में यस पी डी एफ जी को परमिशन मिली है। तो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो थोड़ा आप बात को समझेंगे तो अगर हम पहली क्लास की बात करेंगे तो उसमें केवल किसको परमिशन थी, 1s होगा, यस को। दूसरी क्लास की अगर हम बात करेंगे तो यस को भी है, पी को भी है। तीसरी क्लास की बात करेंगे तो यस भी अलाउ है, पी भी है, डी भी है। चौथी क्लास की बात करेंगे 4s 4p 4d और क्या हम लिख सकते हैं, 4f लिख सकते हैं। पांचवी क्लास के लिए देखिए भाई 5 यस भी होगा, पांचवी में यस भी होगा, पांचवी में पी भी होगा, पांचवे में डी भी होगा, पांचवे में एफ भी होगा, पांचवे में जी भी होगा। आप ऐसा कह सकते, एक में 1 रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा, तीसरे में 3 रहेगा, चौथे में 4 ठू रहेगा, पांचवे में 5 ठू रहेगा, छठे में 6 रहेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, फिर इसके बाद आप सीढ़ी बना लेना। सीढ़ी बनाना वैसे सब बचपन में अक्सर बनाया जाता था, ईंट वगैरह की सीढ़ी बनाते थे लोग। अब आप सीढ़ी बना के जो काम करते थे, नहीं यहाँ थोड़ा काम आपको कुछ आतंकवादियों जैसा करना है। हर एक कोने पे अपने आप को बैठा लीजिएगा और वहीं से बंदूक ले लीजिएगा और गोली दागना चालू कर दीजिएगा और आप देखिएगा कौन सबसे पहले मरता है। और हमारे प्रकृति का नियम है, जो कमजोर रहता है वो पहले मर जाता है। यहां दाग दिए तो सबसे पहले कौन मरा, 1s। तो जो सबसे पहले मर रहा है हम उसको फिर से एक बार लिखते जाएंगे। मरने वालों की संख्या काउंट जरूर करनी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कौन कितना ताकतवर था और कौन कितना क्या था, कमजोर था। इसका भी एक लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले कौन मर गया, 1s, फिर कौन मरा, 2s, तो इससे भी ज्यादा मजबूत कौन था, 2s। समझ आया, ये बढ़ता हुआ क्रम है। फिर कौन गोली से मार खाएगा, 2p, फिर उसके आगे भी बचेगा नहीं, गोली आगे भी वाले को भी मार डालेगी, तो ये 3s। फिर आप देखिए 3p 4s, 3p 4s, ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। अब आप समझ लीजिएगा, आगे भी कह सकते हैं 4d 5p, यहां 6s कह सकते हैं, 4d 5p यहां 6s कह सकते हैं। बनाना चाहे तो आप पूरा रफ बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने मर्डर करिए जितने से आपका काम चल जाए। अब इतना भी परेशान मत हो जाइए कि मैं दुनिया कोई नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको, ऐसा भी मत करिए जिससे आपका काम हो जाए। मैं आपको बता दूं, यहीं तक आपको मर्डर करना है, बस यहीं तक आपको मारना है, यहीं तक समझना है कौन आगे पीछे, कौन पहले होगा, कौन कमजोर है, कौन मजबूत है। यहीं से सारी कहानी है आपकी, इस बात को याद रखिएगा। इसके आगे से आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम सभी लोग ये अगर जान गए तो समझ लीजिएगा यही रूल है। यही क्या है, रूल है भाई। ये सबसे कमजोर है, ये सबसे क्या है, कमजोर है। कमजोर मतलब उसकी ऊर्जा कम है, ये लोअर एनर्जी वाला काउंट होगा। इसकी एनर्जी, इसकी ताकत कैसे कहेंगे हम, कम है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी बताइए, हाई हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हमने रूल को देखा तो रूल को पाया तो वही सीखा, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में जाएगा, अर्थात यस में जाएगा, यानी यहां जाएगा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में जाएगा, फिर उससे आगे वाले में जाएगा, फिर उससे आगे में जाएगा, फिर उससे आगे में जाएगा। मतलब आबाओ ने एक नियम बनाया। वो नियम ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ऑर्डर में भरे जाएंगे। यही आपका नियम है और इसी को याद करना है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को जो भी मैं बताया हूं समझ में आया है। देखिए मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की आत्मा पढ़ रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करिए, परमात्मा के पास चले जाएंगे तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। आपकी आत्मा जितनी ज्यादा साफ सुथरी हो उतना बेहतर है, उतना सज्जन व्यक्ति कहलाएंगे। वैसे केमिस्ट्री की भी आत्मा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके मन में जितना क्लियर होगा, केमिस्ट्री उतना ही समझ में आएगा। बात को गौर करिएगा और समझिएगा। ये चीज समझा दिया हमने। अब मुझे पता था भाई यस में कितने मेंबर्स हैं, 2, यस में 2, पी फैमिली में 6, डी में
सॉरी यस में 2, पी में 6, यहां 2, डी में कितना होगा 10, 6 2 10 6 2, ये भी लिख लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, आप उन एग्जांपल्स को देखिएगा, क्योंकि मेरा एक चैलेंज था कि आप एक ऐसा नियम बनाओ, एक ऐसा नियम जानो जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहला वाला क्या था, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या लिखेंगे 1s1। भाई मैक्सिमम 2 रह सकता है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा आप देखो, जैसे मान लीजिए हम सोडियम का ले लिए, अब 1 से सीधा 11 पहुंच रहे हैं, वो इसलिए चलो बीच में बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे बताए नहीं सर। 3 का ले लिए तो पहले में 2 ही चाहिए, 1 अभी बचा हुआ है तो अगले में दे दो, समझ आया, ये तरीका है। 11 है तो पहले में 2 चाहिए, 2 2, अभी 9 बचा है, दूसरे में 2 दे दिए, अभी देखो कितना 7 बचा है, 2p6, 1 बचा है, 3s1, ऐसे कर डालो। फिर ऐसे आप बताइए मैग्नीशियम का अगर 12 की बात करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसा कर डालोगे, समझ दिएगा। मान लीजिए जो मुद्दा उठा था, जिसपे प्रॉब्लम आई थी पोटेशियम 19 का, करो जरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आएगा, थोड़ा समझिएगा। फिर एक मुद्दा उठा था स्कैंडियम का, 21 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, आप ऐसा पाएंगे। इन्हीं के हिसाब से भर रहा हूं, पहले इसमें भरेंगे, कंप्लीट हुआ तो जो बचा अगले में, इसमें कंप्लीट हुआ जो बचा अगले में, इसमें कंप्लीट हुआ जो बचा अगले में। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे ही SPDF ABCD यही लिख दिए है, कैसे हम कहें गलत है सही है? मैं आपको बताऊं ये सब सही है। क्या करना होता है समझो, ये एक समझो 1 नंबर की गली है, 1 नंबर की गली में आप देखो तो केवल 1 लोग हैं, ये 1 नंबर की गली है, इसमें देखो तो 2 लोग हैं, ये 2 नंबर की गली है, इसमें केवल 1 लोग है, समझते जाइएगा। ये 1 नंबर की गली है तो 2 लोग हैं, ये भी 2 नंबर की गली है, ये भी 2 नंबर की गली है, तो यहाँ 2 है और 6 है, तो टोटल कितने लोग 8। ये 3 नंबर की गली है, टोटल कितने 1। ये तरीका अपनाइएगा, 1 नंबर की गली है तो 2 लोग हैं, यहाँ दूसरे नंबर की गली है तो 6 2 8 हो गया, तीसरे नंबर की गली है तो 2 हो गया। यहाँ पर देखो 1 नंबर की गली में 2 है, दूसरे नंबर की गली में देखो 6 और 2 8 है, तीसरे नंबर की गली में ये सब है, और चौथे नंबर की गली में केवल 1 है। जरा बताओ, इसी पे तो मुद्दा उठा था, बोरबरी फंस गए थे, बहाना बता दिए, फुसला लिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं करना है। एक बार आप किसी को बहका सकते हो, बार बार नहीं। यहाँ पहली नंबर की गली में 2 है, दूसरे नंबर की गली में 8 है, तीसरा ये भी गली है, ये भी गली है, ये भी गली है, तो 8 है क्या है 9 है। कमाल की बात है, ये 2 देखो वही आया। अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इसी तरह से करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ये भी मत समझिए भाई साहब इसमें हमने एक ऐसा नियम बता दिया या एक ऐसा नियम बना लिया जिसमें कोई कमी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, एक जरूर रहेगी। हाँ ये है किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है, इस नियम में बहुत कम कमी है और उन कमी को एक प्यार से नाम देते हैं एक्सेप्शन। हिंदी में बोले तो अपवाद। अब आपको लग रहा होगा ये भी कोई नाम है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शंस आते हैं 24, 29, 42, 46, 47। मैं आगे चल के इन एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों में शेयर करिए जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसी तरह से सारी क्लासेस लेके आपके इतने क्वेश्चन तो जरूर करा दूंगा कि आप 50 में 40 प्लस केमिस्ट्री में पाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। मैं भी एक समय ऐसा था, पॉलिटेक्निक पढ़ा भी हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ा हूँ, आप इस बात की चिंता मत करिए। कैसे पेपर्स आते हैं बीटी बोर्ड के, क्या होते हैं, मैं बहुत दिनों से पढ़ा भी रहा हूँ और जान भी रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हूँ।
पढ़ाया भी बहुत दिनों से फर्स्ट ईयर वालों को, तो मुझे अनुभव है हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में रिवीजन के टाइम पे, उन्हीं में से सारी चीजें फंस जाएंगी। आप चिंता मत करिए, लगे रहिए और ज्यादा से